दोस्तों नमस्कार, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी की हो, तमाम परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी जो है सो फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम लोग भूगोल से संबंधित इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? 1796, 1947, 1755, 1905। इसका सही जवाब 1796 होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन से संबंधित जो विद्वान थे उनमें कांट और लाप्लास मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। अगर हम लोग लाप्लास की बात करते हैं तो 1796 में उन्होंने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था और इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त एवं गतिशील निहारिका से हुई है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर 1796 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी आज से लगभग कितने करोड़ वर्ष पहले विकसित हुई? 410 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, 480 करोड़ वर्ष, 490 करोड़ वर्ष। इसका सही उत्तर 460 करोड़ वर्ष होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिकी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में ताप, दाब, अन्य क्रियाएं भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है, लेकिन एक है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान जो है वो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में बहुत ही स्पष्ट जानकारी देती है, इसलिए इस स्रोत को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसलिए इसका सही उत्तर भूकंप विज्ञान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें, तीनों। पी तरंगें क्या है? इसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। एस तरंगें सेकेंडरी वेव्स, एल तरंगें सरफेस वेव्स। तो पी तरंगें जो है ये बहुत ही शक्तिशाली होती है और ये इसकी गति को अगर हम लोग देखें तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह गति करती है और सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति जो है सो गमन करती है और ये तीनों ही माध्यमों में जो है सो आसानी से गमन कर सकती है। जहाँ तक एस तरंगों की बात है तो इनकी गति जो है वो 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है। और एल तरंगें जो है वो धरातल के आसपास ही जो है सो गति करती है और ये जो है सो अंतिम माने बहुत ज़्यादा समय लगता है इसे गति करने में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है सो अगर कहा जाए तो विध्वंसकारी जो है सो तरंग एल तरंगे ही है। तो सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? पी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में। भूकंप से तात्पर्य, भूकंप सीधा सीधी अगर हम लोग कहें तो पृथ्वी के कंपन से माना जाता है उसको। और जब भूकंप आती है तो उसकी तीव्रता का मापन जो है वो रिक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। रिक्टर पैमाना जो है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था 1935 ईस्वी में और ये ऐसा पैमाना है, इसमें 1 से 9 तक का पाठ्यांक होता है और इस पैमाने पर अगर जो है सो पाठ्यांक 2
या 3 जो है सो दर्ज होता है तो हल्के भूकंप के झटके जो है सो देखे जाते हैं। लेकिन अगर जो है सो 6.2 तीव्रता का जो है सो भूकंप देखने को मिलता है तो उससे तीव्र जो है सो झटके महसूस होते हैं। तो इस प्रकार जो है सो रिक्टर पैमाना जो है इससे भूकंप को मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किससे होती है? आग्नेय चट्टान, तलछट्टी, आग्नेय और तलछट्टी दोनों प्रयुक्त में से कोई नहीं। रूपांतरित चट्टानें देखिए यहाँ 2 तरह की चट्टानें दी गई है, आग्नेय, तलछट्टी। तलछट्टी ये हो गया अवसादी, आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है सो कैसे होता है, जब तप्त गर्म मैग्मा ठंडा हो करके जम जाता है, द्रवीभूत हो जाता है और ठोस आकार ले लेता है तो वही जो है सो आग्नेय चट्टान कहलाता है। और तलछट्टी अवसादी चट्टान इसको हम लोग कह सकते हैं, परतदार चट्टान। तो इस चट्टान को अगर हम लोग इसके निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि प्रकृति के जो भी कारक हैं, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, इसके द्वारा जो है सो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो जो है सो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कालांतर में जो है सो परत दर परत जो है सो इकट्ठा होते चले जाते हैं तो एक जो है सो लेयर बन जाता है जिससे चट्टान का निर्माण होता है। इसके अलावे जो है सो बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कोई कारण से गिर जाते हैं और पृथ्वी के ताप एवं दाब के कारण जो है सो बहुत दिनों के बाद उनका जो है सो अवशेष जब पृथ्वी के अंदर जो है सो परत के रूप में जम जाता है तो उससे जो है सो ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय और अवसादी चट्टानों का जब विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा जो है सो उसका रूपांतरण होता है तब ये रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब तीसरा होगा, आग्नेय और तलछट्टी दोनों से। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत पाई जाती है प्रकाश मंडल में, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में। तो ओजोन परत ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत ये ऐसा परत है, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित करने का काम करती है। इससे जो है सो इसके हानिकारक जो है सो प्रभावों से पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हो चाहे अन्य जो भी जीव जंतु, उनको जो है सो ये ओजोन परत बचाता है। और ये कहाँ स्थित होता है? समताप मंडल में। अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतहों से परावर्तित होती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल। देखिए पृथ्वी को जो है सो ऊंचाई के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसे 5 मंडलों में उसको विभाजित किया गया है। इसमें सबसे जो निचली परत है उसी को कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई को अगर हम लोग देखें तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर पाया जाता है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर पाया जाता है। और आयन मंडल जो है ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के बाद का मंडल है और ये जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें दीर्घ रेडियो तरंगें आयन मंडल में कुछ लेयर पाए जाते हैं। ये आयन मंडल जो है इसमें डी, ई और एफ ये कुछ लेयर पाए जाते हैं और इन्हीं लेयरों में जो है सो क्या होता है कि डी लेयर जो होता है वो लॉन्ग रेडियो
लॉन्ग रेडियो वेव को ये जो है सो रिफ्लेक्ट करता है, और ये दोनों जो है ये शॉर्ट रेडियो वेव। तो यहाँ पर कह रहा है दीर्घ रेडियो तरंगें, तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो है वो इसके डी लेयर से परावर्तित होती है। इस तरह से इसका सही उत्तर आयन मंडल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काष्ठ स्थलाकृतियाँ संबंधित नहीं है? लेपिज, स्टेलेक्टाइट, एस्कर, डोलाइन। काष्ठ स्थलाकृतियाँ संबंधित है। काष्ठ स्थलाकृतियों के बारे में पहले अगर हम लोग देखना चाहें तो ये काष्ठ स्थलाकृतियाँ जो है वो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होती है, और चूना पत्थर के क्षेत्र में इसकी जो है सो उत्पत्ति देखा जाता है। और काष्ठ स्थलाकृतियों में अगर हम लोग महत्वपूर्ण देखें तो डोलाइन है, काष्ठ झील है, ज्वाला है, लेपिज है, और विभिन्न तरह की कंदराएँ हैं। उसके बाद स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है। तो इन जो है सो स्थलाकृतियों का निर्माण जो है सो काष्ठ स्थलाकृतियों के अंतर्गत होता है। इसमें ये लेपिज आ जाएगा, स्टेलेक्टाइट भी रहेगा और डोलाइन भी रहेगा। तो यहाँ कह रहा है कौन संबंधित नहीं है, तो ये एस्कर जो है इससे संबंधित नहीं है। ये एस्कर ड्रमलिन ये जो है सो हेमनद के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं। तो इस तरह से इसका सही जो उत्तर होगा वो एस्कर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। अभी तुरंत जो है सो काष्ठ स्थलाकृतियों के संबंध में चर्चा जो है सो किया गया। इसमें ऑप्शन कह रहा है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट काष्ठ स्थलाकृतियों की जहाँ तक बात है तो जिन जो है सो अवशेषों पर कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है, और जब वर्षा होती है, वर्षा का जल रिस करके भूमि के अंदर चला जाता है, और अंदर में एक झरने का रूप में जो है सो वो प्रवाहित होते होते कंदरा का जब निर्माण अंदर में हो जाता है, तो उसी में जो है सो ये जो स्टेलाइट होता है और स्टेलेग्माइट उसका निक्षेपण होता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर। ये टिस्को संयंत्र जो है, टिस्को संयंत्र जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 में जमशेदपुर के निकट साकची नामक स्थान पर किया गया था, जहाँ पर इस्पात का उत्पादन, लोहे में इस्पात का उत्पादन 1911 में शुरू हुआ था। तो ये जो है जहाँ स्थापित किया गया था उसके आसपास के नगर को टाटा नगर के नाम से जाना गया, इसलिए ये इसका सही उत्तर होगा टाटानगर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र स्थित है विशाखापत्तनम, बोकारो, जमशेदपुर, बोकारो और जमशेदपुर दोनों में। तो इसका सही उत्तर बोकारो और जमशेदपुर दोनों में होगा, इसलिए कि जमशेदपुर में सबसे पहला जो स्टील कारखाना, आयरन एंड स्टील जो संयंत्र स्थापित किया गया था, ये 1907 में साकची नामक स्थान पर। और उसके बाद बोकारो में जो है सो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सोवियत संघ की मदद से 1964 में स्थापित किया गया था, वो बोकारो नामक स्थान पर। तो इस तरह से ये दोनों ही संयंत्र जो है वो झारखंड में स्थित हैं, और आयरन एंड स्टील के उत्पादन में ये बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बोकारो को तो एशिया में भी जो है सो उत्पादन के मामले में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, रोपण कृषि के उदाहरण हैं मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा,
भारत और श्रीलंका में चाय, उपर्युक्त सभी। रोपण कृषि, देखिए रोपण कृषि क्या है। जैसे हम लोग कृषि में क्या देखते हैं कि कहीं कहीं जो है सो हम लोग क्या करते हैं कि बीजों को सीधा डायरेक्ट जो है सो खेतों में डाल देते हैं और उसके बाद जो है सो उसका पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन रोपण कृषि जो है ऐसा कृषि है जिसमें बीजों को कहीं दूसरे जगह डाला जाता है और जब छोटा छोटा हो जाता है तो उसको जो है सो फिर वहाँ से हटा करके और दूसरे जगह उसको लगाया जाता है। तो इस प्रकार की जो है सो कृषि ये मलेशिया में रबर की जाती है, ब्राज़ील में कहवा की जाती है, भारत और श्रीलंका में चाय। इस तरह की कृषि का जो है सो उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब चौथा होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब बिहार एवं उत्तर प्रदेश होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में जो है सो गन्ना उद्योग काफ़ी जो है सो विकसित है और उसका मुख्य कारण है कि वहाँ ज़्यादातर जो है सो उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत। ये देखिए झूम कृषि जो है कृषि की एक विशेष जो है सो कृषि का एक विशेष प्रकार है जिसे स्थानांतरित कृषि भी जो है सो हम लोग कह सकते हैं। इस तरह की कृषि में जनजातीय लोग क्या करते हैं कि एक बार जब वो जो है सो खेती कर लेते हैं तो उसको छोड़ करके दूसरे जगह जंगलों को साफ करके और फिर जो है सो वो कृषि करना प्रारंभ करते हैं और इस तरह से जो है सो समय समय पर वो जो है सो अपना कृषि को बदलते रहते हैं और इस तरह की कृषि जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है उत्तर पूर्व भारत में। इसलिए इसका सही उत्तर जो है सो पहला होगा, उत्तर पूर्व भारत। अगला है, भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? आयातक भी है, उपभोक्ता भी है, आयातक भी है और उत्पादक भी है। तो ये दलहन के मामले में जो है सो भारत इन तीनों को जो है सो पूरा करने का काम करता है, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है, आयात करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? जूट, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। तो देखिए नकदी फसल, ये नकदी फसल को पहले समझना पड़ेगा। नकदी फसल जो है सो वैसे फसल को कहा जाता है जिसे तत्कालिक जो है सो लाभ के लिए लगाया जाता है। इसमें इन फसलों पर अगर हम लोग विचार करें तो देखते हैं कि मूंगफली जो है ये नकदी फसल के अंतर्गत आता है, गन्ना भी आता है और जूट भी आता है। लेकिन ज्वार जो है वो ऐसा है, वे खाद्यान्न जो है सो के रूप में इसको जो है सो जाना जाता है और इस तरह से ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर दूसरा होगा, ज्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। देखिए आम्रवर्षा है क्या? गर्मी के दिनों में असम और पश्चिम बंगाल के इलाकों में गरज के साथ तीव्र वर्षा होती है और इस वर्षा को पूर्वी भारत में उसको जो है सो नार्वेस्टर कहा जाता है और बंगाल में उसको जो है सो काल बैसाखी कहा जाता है। और वही वर्षा जब दक्षिण भारत में होती है तो ये वर्षा जो है वो आम के पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसलिए इस जो है सो वर्षा को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर चौथा होगा, केरल एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमाओं का निर्माण करता है? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो अगर हम लोग इनकी सीमाओं पर गौर करें तो हम लोग देखते हैं कि चीन जो है भारत के साथ जो सीमा बनाता है
उसमें 3488 किलोमीटर की इनकी सीमा रेखा है और ये 4096 किलोमीटर बनाता है। पाकिस्तान जो है 33-23 किलोमीटर बनाता है और ये जो है 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। तो इस प्रकार जो है सो बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वो सर्वाधिक जो है सो लंबी है, इसलिए इसका सही उत्तर बांग्लादेश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। लोकटक झील, ये लोकटक झील जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध झील है। ये जो है सो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मीठे जो है सो पानी की एक जो सो बड़ी झील है और इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी जो है सो बनाया गया है। तो ये काफ़ी जो है सो महत्वपूर्ण झील है और ये जो है सो उत्तर पूर्व के मणिपुर जो है सो राज्य में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? निजाम सागर, शिव समुद्रम, रामागुंडम, मेटूर। तो ये जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो है वो पहला शिव समुद्रम में लगाया गया था। कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पन बिजली, ताप बिजली, नाभिकीय बिजली, सौर बिजली। ये सभी जो है सो विद्युत से हम लोग नाम से ही जो है सो प्रचलित हैं, लेकिन अगर हम लोग उत्पादन को देखें तो सबसे ज़्यादा जो है बिजली का उत्पादन ताप विद्युत के अंतर्गत जो है सो ताप विद्युत के तहत किया जाता है, इसलिए सही उत्तर इसका 2 होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? दक्षिणी क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, पठार, हिमालय क्षेत्र, थार मरुस्थल। देखिए, खनिज संपदा के मामले में अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो भारत में सबसे अग्रगणी जो है सो क्षेत्र माना जाता है और विशेषकर जो है सो लोहा और कोयले के भंडार के मामले में जो है सो वो सबसे आगे है, इसलिए इसका दूसरा सही उत्तर होगा छोटा नागपुर, पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम है? पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। चौथा है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। इसमें अगर हम लोग इसके चारों राज्यों के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका सही जो है सो उत्तर दूसरा होगा। बिहार का जो है अगर हम लोग बात करें तो ये 1106 है। पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो 1028 है और केरल जो है 860 है और उत्तर प्रदेश का जो है सो 829 है। तो इस प्रकार जो है सो घटते क्रम में, अवरोही क्रम मीन्स हो गया घटते क्रम में, अगर हम लोग घनत्व को देखें तो इसका सही ऑप्शन जो है सो दूसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड, भेल, संथाल, खरवार। तो सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में जो है सो भील है, इसका सही उत्तर भील होगा। पूर्व में जो है सो गोंड सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन वर्तमान में जो है भील की जनसंख्या अभी बढ़ गई है और भील ही जो है सो सबसे बड़ी जनजाति है, इसलिए इसका सही उत्तर भील होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ जो है सो अन्य लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।